नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर की चैनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 एनसीईआरटी का जो साइंस से उसका जो अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसकी शुरुआत अब हम कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, उसी को ध्यान में रखते हुए उसी के आधार पर जो कक्षा 10 का पहला अध्याय है उसको इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है कि प्रकृति में जो होने वाले परिवर्तन हैं उनको हम कैसे देखते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर हम परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव, और बदलाव दो तरीके से हो सकते हैं। पहला बदलाव हो सकता है भौतिक बदलाव और दूसरा बदलाव हो सकता है रासायनिक बदलाव। भौतिक बदलाव अर्थात अगर हम बात करें भौतिक बदलाव की, तो भौतिक बदलाव में आकार, रंग, अवस्था और ताप आदि में जब परिवर्तन होता है तब उसे कहते हैं हम भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यानी कि आकार, रंग, अवस्था, ताप आदि में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या कहते हैं, क्या होता है? तो अणुओं की आंतरिक संरचना, अणुओं की आंतरिक व्यवस्था और रासायनिक संगठन में संघट्य में जब परिवर्तन हो जाए तब उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन में क्या क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या होता है, इन चीजों के बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसे कि भौतिक परिवर्तन में क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और ना तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक प्रकृति ही बदलती है। भौतिक परिवर्तन की बात करें तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक प्रकृति बिल्कुल नहीं बदलती। वो जैसी रासायनिक प्रकृति रहती है वैसी ही रासायनिक प्रकृति उसकी परिवर्तन के बाद भी रहेगी। और यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है, यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। इसके कहने का मतलब ये है, जैसे कि अभी हमने एक स्प्रिंग को लिया और स्प्रिंग को हमने ऐसे करके खींचा, तो स्प्रिंग जब बढ़ी तो उसमें क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन जैसे ही हमने स्प्रिंग छोड़ा, वो स्प्रिंग पुनः अपनी स्थिति पर वापस लौट गई, फिर से वो परिवर्तन क्या हो गया, वैसे ही हो गया। तो ये परिवर्तन जो हमने खींच रखा था, जब तक हमने इसको पकड़े रखा तब तक वो परिवर्तन था। जैसे ही हमने उसको छोड़ा वो परिवर्तन खत्म हो गया। तो इसी के आधार पर कह सकते हैं कि यह परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है या उत्क्रमित परिवर्तन होता है। उत्क्रमित परिवर्तन जैसे कि हम किसी चीज से दूसरी चीज को बनाते हैं और पुनः उसी चीज से उस चीज को बना दें तो क्या कहलाएगा, उत्क्रमित परिवर्तन। जैसे हमने एक कागज की सीट ले ली और एक कागज की सीट ले ली और उससे जो है जहाज बना दिया, जहाज बना दिया। तो अब इसके क्या हुआ, आकार में परिवर्तन हो गया, आकार में परिवर्तन हो गया, ठीक। लेकिन अगर जैसे हमने उस प्लेन को खोल दिया और फिर से वो सीट बन गई, तो जब ये इसमें प्लेन सीट से जब ये जहाज में बदला तब भी इसके आकार में परिवर्तन हुआ। इसके आकार में परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। और जब हमने इस प्लेन से इस सीट को पुनः बनाया तब भी परिवर्तन हुआ और फिर आकार में परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार क्या हुआ, एक भौतिक परिवर्तन हुआ। और जब हमने कागज से जो है सीट से जहाज बनाई और जहाज से फिर हमने सीट बना दी तो वो हुआ उत्क्रमित परिवर्तन। अगर बात करें तो क्या क्या परिवर्तित होता है, तो आकार परिवर्तित होता है, रंग परिवर्तित होता है, अवस्था परिवर्तित होती है, ताप परिवर्तित होता है। इसके अंतर्गत भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत इतनी सारी चीजें जो है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत परिवर्तित होती है। अगर भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत देखें तो जैसे अगर हम किसी चीज को जमा रहे हैं, मान के चलो पानी है, दही है, दही नहीं, पानी है या फिर कोई भी द्रव हुआ, अगर उसको हम जमा रहे हैं तो किसमें परिवर्तन कर रहे हैं, भौतिक परिवर्तन कर रहे हैं। कौन सा परिवर्तन कर रहे हैं, भौतिक परिवर्तन कर रहे हैं। या फिर किसी जमी हुई चीज को पिघला रहे हैं तब भी कौन सा परिवर्तन कर रहे हैं, भौतिक परिवर्तन कर रहे हैं।
यहाँ तक कि लोहे को भी पिघला रहे हैं तो कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अगर किसी चीज को द्रवण यानी द्रव में बदल रहे हैं भी तो कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अब हम पानी को उबाल रहे हैं, वो वाष्प बनकर वातावरण में फैल रहा है, तब भी वो कैसा परिवर्तन है? वो भी भौतिक परिवर्तन है। वो कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। और आसवन, आसवन यानी किसी को एक शुद्ध करने की विधि होती है, अगर वो भी कर रहे हैं तो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आपने देखा कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक, रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती, अस्थायी परिवर्तन होता है, उत्क्रमित परिवर्तन होता है, और इसमें सिर्फ आकार, रंग, अवस्था और ताप आदि में परिवर्तन होता है। और यही सब चीजें क्या कहलाती हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत देख लेते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, और प्लस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति भी क्या होती है? बदल जाती है। पदार्थ की रासायनिक प्रकृति भी बदल जाती है। रासायनिक प्रकृति बदलती है, और बदलने के साथ क्या होता है? यह एक स्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। यानी एक बार ये चीजें बन गई तो दोबारा फिर वो नहीं होगी। जैसे हमने क्या किया? कागज को जला दिया, कागज को जला दिया तो या वो क्या हुआ? स्थायी रूप से राख बन गया। क्या हुआ? स्थायी रूप से राख बन गया। और यह अउत्क्रमित परिवर्तन होता है। क्या होता है? अउत्क्रमित परिवर्तन होता है। यानी एक बार जब कागज को जला दिया, वो राख बन गई, तो उस राख से पुनः कागज नहीं बनाया जा सकता है, पुनः कागज नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमित परिवर्तन बोलते हैं। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन में बदलता क्या क्या है? तो अणुओं की संरचना बदल जाती है, अणुओं की आंतरिक व्यवस्था बदल जाती है। आंतरिक संरचना, छोटे अणु थे बड़े हो जाते हैं, बड़े अणु थे छोटे हो जाते हैं। या फिर अणुओं की व्यवस्था, या वो व्यवस्था कक्षा 12 में आप पढ़ोगे कि किस प्रकार की सेल थी अणुओं की, वो बदलकर जो है FCC BCC ऐसे करके पढ़ोगे कक्षा 12 में, ठीक। इस तरह से कुछ हो जाता है, ठीक। और रासायनिक संघट्य बदल जाता है, यानी उसमें जब कोई दूसरी चीज मिलती है तो वो यौगिक जो है उसका संघट्य बदल जाता है। संघट्य यानी पहले अगर हम किसी चीज में अगर जैसे कि अगर हाइड्रोजन में क्लोरीन को मिलाते हैं तो उनके अणुओं के बीच में क्या आ जाता है? क्लोरीन जाकर बैठ जाता है ना। तो इससे क्या होता है? रासायनिक संघट्य बदल जाता है। इसके अंतर्गत जैसे कि देखेंगे, अगर किसी पदार्थ को हम जलाते हैं, किसी पदार्थ को हम जलाते हैं तो किसके अंतर्गत आएगा? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। और जंग लगना, जो लोहे पर आप लोगों ने देखा होगा जंग लग जाता है, मोर्चा लग जाता है, उसको भी क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन होता है। वो भी क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला है क्या? किण्वन। क्या है? किण्वन। किण्वन का मतलब है किसी चीज को सड़ाना, है ना। वो भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। वो भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ये तुमने देख लिया कि जो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ठीक। अब इन्हीं परिवर्तन को, जो रासायनिक परिवर्तन है, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अपक्रिया कहते किसे हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते किसे हैं? इस चीज को हम जानेंगे, ठीक है। रासायनिक अपक्रिया का मतलब जब दो चीजें मिले या किसी एक चीज से किसी नया पदार्थ या नया उत्पाद बने, तो रासायनिक अपक्रिया, तो रासायनिक अपक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है ना, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या फिर एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक या फिर एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं, बनाते हैं। रासायनिक अपक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक होंगे, ठीक है। और
अपक्रिया के बाद वो क्या करेंगे, एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ठीक, एक क्या, एक अभिकारक भी दो या दो से अधिक चीजों में टूट सकता है। ठीक, और दो, एक से अधिक यानी दो मिलकर भी एक अभिकारक का उत्पाद बना सकते हैं, या तीन अभिकारक मिलकर भी एक उत्पाद बना सकते हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अगर हम जैसे बात करें, ठीक, अगर हम हाइड्रोजन को, किसको, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन को किसके साथ मिलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो हमें जल की प्राप्ति होती है। क्या प्राप्त होता है, जल की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, जल की प्राप्ति होती है। ऐसे अगर हम देखेंगे, है ना, तो यहां पर देख लेते हैं, अगर हम मैग्नीशियम को, ठीक, मैग्नीशियम को, ठीक, किसकी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, ठीक, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो यहां पर देख सकते हो कि क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं, एक या एक से अधिक उत्पाद बना रहे हैं। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अपक्रिया। क्या बोलेंगे, रासायनिक अपक्रिया। समझ में आया, रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण। हमने रासायनिक अपक्रिया तो पढ़ लिया, अब रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे कि आखिरकार रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो जैसे कि हमने अभी अपक्रिया कराई थी किसकी, मैग्नीशियम की, जो है मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था, तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। लेकिन अब देखो हमने इस अपक्रिया को लिखा है तो ये क्या हो गई है, बहुत लंबी चौड़ी दिख रही है। ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी दिख रही है। तो अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा क्यों ना हम इतना बड़ा लिखने के बजाय क्या करें, जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उनको क्या करें, एक सिंबल दे दें और उन सिंबल के को प्रतीक मानकर, जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन को, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन को H दिया हुआ है, ठीक, इसी प्रकार से हर चीज को क्या करें, हर जितने भी तत्व हैं उनको क्या करते हैं, एक सिंबल दे दें, एक सिंबल दे दें। कोई भी अच्छा, जैसे उनके नाम का पहला अक्षर हो गया, हाइड्रोजन का H हो गया, ठीक, तो ये सिंबल दिया गया था दरअसल उनके लैटिन नाम के अनुसार, है ना। जैसे किसी भी एलिमेंट का जो लैटिन नाम था उसका पहला अक्षर उसका उस तत्व का क्या हो गया, सिंबल हो गया था। अब मान के चलो दो तत्व एक ही नाम से आ रहे हैं तो क्या कर लिए, उसके नाम का पहला अक्षर और पहला अक्षर कैपिटल ले लिया और दूसरा अक्षर क्या ले लिया, स्मॉल ले लिया। ठीक, इस प्रकार से उसको क्या कर दिया गया, सिंबल दे दिया गया। और उन्हीं सिंबलों के रूप में, है ना, और प्रतीकों के रूप में किसी रासायनिक अपक्रिया को लिखना ही क्या कहलाया, रासायनिक समीकरण। तो कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अपक्रिया को
अपक्रिया को भाग लेने वाले तत्वों को उनके प्रतीकों एवं अवस्था के साथ लिखना, अवस्था के साथ लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, अब जैसे हमने यहां पर क्या जलाया था, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था। ठीक, तो लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम है ना को किसकी स्थिति में जलाया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो अब देखो ये छोटा हो गया है ना, अब देखो ये छोटा हो गया। तो अगर कोई पूछे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है तो क्या बताओगे कि किसी रासायनिक अपक्रिया को उसमें जो भाग लेने वाले तत्व हैं उनके प्रतीकों एवं अवस्था के साथ में लिखना क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे कि हमने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, तो मैग्नीशियम रिबन को तो उसके प्रतीक के अनुसार उसका प्रतीक लिख देते हैं। ठीक, और ऑक्सीजन का भी प्रतीक लिख देते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी प्रतीक लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाता है? मैग्नीशियम, ये क्या हो जाता है? रासायनिक समीकरण हो जाता है। ये क्या हो जाता है? रासायनिक समीकरण हो जाता है। ठीक, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए ठीक जो तत्व होंगे, ठीक, उनको कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर में। कैसे? कैपिटल लेटर में। कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर में। और कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर में। और जब अभिकारक, ठीक, और जो यौगिक जो है भाग ले रहा है या जो तत्व भाग ले रहा है वो किस अवस्था में है, जैसे सॉलिड है तो एस लिखेंगे ब्रेकर में, और एक्वा है, द्रव एक्वस है तो एक्यू लिखेंगे, ठीक, गैस है तो जी लिखेंगे, ठीक, लिक्विड है तो एल लिखेंगे। ऐसे लिख देते हैं। जैसे मैग्नीशियम अगर सॉलिड था तो एस लिखते, ऑक्सीजन गैस थी तो जी लिखते। ठीक, ये द्रव प्राप्त हुआ या क्या प्राप्त हुआ, जैसे सॉलिड प्राप्त हुआ तो एस लिखेंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? रासायनिक समीकरण हो गया। और जब अपक्रिया होती है, ठीक, जैसे दो अभिकारक मिले, उसके बाद में अपक्रिया के बाद बने उत्पाद को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? एरो का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? एरो, यानी तीर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? तीर का। और वो अपक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है? जैसे कि हमने देखा कि वायु की उपस्थिति में हो रही है तो वायु लिखेंगे। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ रहा तो टेम्परेचर का सिंबल लिखेंगे। ठीक है, तापमान क्या है वो सब यहाँ पर एरो के ऊपर ही लिखा जाता है। तो ये तुम्हारा रासायनिक समीकरण हो गया। रासायनिक समीकरण हमेशा अभिकारक जो होंगे वो अपक्रिया के बाईं ओर लिखे जाएंगे, उत्पाद जो बनेगा वो अपक्रिया के दाईं ओर लिखा जाएगा। हमेशा अभिकारक लिखने से पहले उनकी अवस्था के बारे में लिखेंगे, वो किस अवस्था में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक, और वैसे ही जो उत्पाद बनेगा वो किस अवस्था में है, ठोस है, द्रव है, गैस है या फिर मिश्रण है किसी चीज का, वो चीज हम लिखेंगे। तो ये तुम्हारा रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक, रासायनिक समीकरण आखिर क्या था, क्यों ये रासायनिक समीकरण बना और कैसे बना, ये सारी चीजें तुमने रासायनिक समीकरण के अंतर्गत देख ली।